लास्ट क्लास के अंदर इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा था ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस देख रहे हैं कि अगर एक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है और उसमें हम अगर इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम किस तरीके से डिस्टर्ब होगा। तो बेसिकली अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बेसिकली जब आप इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो उससे प्रेशर में इंक्रीमेंट आता है, लेकिन जो प्रेशर का इंक्रीज आएगा वो इनर्ट गैस का खुद का प्रेशर होगा। इनर्ट गैस का मीनिंग क्या है, वो गैस जो बेसिकली इक्विलिब्रियम रिएक्शन के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, उसके किसी भी कंपोनेंट से रिएक्ट नहीं कर रही है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर अगर टोटल कंटेनर का बढ़ता है, तो जो भी टोटल इंक्रीमेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैस का प्रेशर होगा जो ऐड हुआ है। उस कंडीशन में जो आपके रिएक्शन के अंदर पहले से इक्विलिब्रियम में गैसेस थी उनके प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे या इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो हम ऐसा मान के चलते हैं दैट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है इनर्ट गैस के एडिशन से। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं तब क्या होगा, देखो अब अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए जब हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। अब हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कंटेनर की वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम सबके लिए इंक्रीज होगा, जो आपके रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, जो कंपोनेंट्स इक्विलिब्रियम में थे उनके लिए भी वॉल्यूम का इंक्रीमेंट आएगा, इनर्ट गैस के लिए भी वॉल्यूम का इंक्रीमेंट आएगा। और वॉल्यूम के इंक्रीमेंट का इफेक्ट हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। वॉल्यूम के इंक्रीमेंट का इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप वॉल्यूम का इफेक्ट देखेंगे तो जो Q होता था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था 1/v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था 1/v टू द पावर डेल्टा Ng के, ठीक है। तो 1/v टू द पावर डेल्टा Ng के प्रोपोर्शनल होता था। अगर डेल्टा Ng प्लस x है, मतलब अगर केमिकल रिएक्शन का डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो Q 1/v टू द पावर x के प्रोपोर्शनल होगा। और ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनर्ट गैस के एडिशन से वॉल्यूम इंक्रीमेंट होना चाहिए प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए। तो वॉल्यूम क्योंकि बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में Q डिक्रीज करेगा, और मैंने कल भी बताया था Q कहाँ से डिक्रीज करेगा, K से डिक्रीज करेगा। तो Q विल बी लेस देन K। अगर Q लेस देन K है तो रिएक्शन में फॉरवर्ड शिफ्ट आती है, जो हमने कल स्टडी किया था। अगर डेल्टा Ng नेगेटिव है, माइनस एक्स ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/v टू द पावर माइनस एक्स के। अब या आप कह सकते हो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v टू द पावर x के। तो ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम बढ़ाने से Q बढ़ेगा, और किससे बढ़ेगा, K से बढ़ेगा, तो Q ग्रेटर देन K हो जाएगा, और रिएक्शन इस कंडीशन में किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। और अगर डेल्टा Ng 0 है तो इस कंडीशन में बेसिकली Q पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, रिएक्शन पे वॉल्यूम चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही प्रेशर चेंज का कोई फर्क पड़ता है अगर डेल्टा Ng 0 रहे तो। सो रिएक्शन विल रिमेन एट इक्विलिब्रियम। देन अगला इफेक्ट जो हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम पे वो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, देखो हमको ये रिलेशन याद रखना है दैट log of K2/K1 इज इक्वल्स टू del H by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। इसमें K2 जो है आपका, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 एंड K1 इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है T2 टेम्परेचर पर, और K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है T1 टेम्परेचर पे। नाउ हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करना है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। अगर T2 ग्रेटर देन T1 हुआ तो 1/T1 विल बी ग्रेटर देन 1/T2, एंड 1/T1 माइनस 1/T2 की वैल्यू कैसी आ जाएगी, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो 1/T1 माइनस 1/T2 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। नाउ बहुत फर्क पड़ता है कि डेल्टा H का वैल्यू कैसा है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसका मीनिंग है कि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो प्रीवियस रिलेशन हमने पढ़ा, that is this log of K2/K1 del H by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। इसमें 1/T1 minus 1/T2 तो पॉजिटिव क्वांटिटी थी, R पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2.303 तो कांस्टेंट वैल्यू ही है, और डेल्टा H की वैल्यू अगर माइनस आ गई तो माइनस इंटू पॉजिटिव करने से क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि log of K2/K1 will be going to come out नेगेटिव। तो log K2/K1 अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि K2 is going to be less than K1। K2 के K1 से लेस होने का क्या मीनिंग है, मतलब जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उस कंडीशन में रिएक्शन की अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिक्रीज हो गया, रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिक्रीज हो गया। इसका मीनिंग क्या है, आप ऐसा कह सकते हो कि रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड शिफ्ट डिक्रीज हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड में जाना शुरू हो गया,
ठीक है। अब रिएक्शन बैकवर्ड में ज़्यादा हो रहा है और फॉरवर्ड में कम हो रहा है, यानी हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर का इंक्रीमेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू डिक्रीज होगा। मैंने यहाँ पर Q को ना लेकर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों लिया है, क्योंकि हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से ही अफेक्ट होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और कोई भी क्वांटिटी उसे अफेक्ट नहीं करती। सिर्फ टेम्परेचर ही एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन से। तो यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम हो जा रहा है, यानी रिएक्शन की बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड फिजिबल नहीं रहेगा। देन अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे रिलेशन में वैसे भी पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव रखने से क्या होगा, log ऑफ k2 बाई k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इसका सिंपल मीनिंग है कि k2 विल बी ग्रेटर देन k1। इस कंडीशन में अगर k2 ग्रेटर देन k1 आता है तो ये समझाता है हमको कि बेसिकली हमारे रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर फिजिबल है। हाई टेम्परेचर के फिजिबल होने का मीनिंग ये है कि फॉरवर्ड शिफ्ट ज़्यादा हो रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड में ज़्यादा आकर हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, आपका k2 विल बी ग्रेटर देन k1 एट इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर्स। तो इसके बेसिस पे जो हमने कल और आज पढ़ा उसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। जैसे हमें फेवरेबल कंडीशंस बतानी है प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें फॉरवर्ड शिफ्ट करना है, फॉरवर्ड रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है, फॉलोइंग रिएक्शंस को, और उसके लिए हम चाहते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस बताएं क्या फेवरेबल हो सकती हैं। जैसे पहला वाला केस देखते हैं, ग्रेफाइट को हम डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मुझे ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना है, मुझे पता है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, ठीक है, और ये हम सब जानते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एक बात तो सर्टेन हो गई, टेम्परेचर की कंडीशन हमें रिएक्शन के डेल्टा एच को देखते ही पता चल जाता है। अगर रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मतलब उस रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर फिजिबल होंगे, रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड और ज़्यादा जाएगा, मतलब इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर की फिजिबल कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड शिफ्ट की हाई टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर हाई रखना होगा, ठीक है। अब सिर्फ प्रेशर की कंडीशन को स्टडी करना है, तो प्रेशर की कंडीशन के लिए हम देखें, हमें पता है कि ग्रेफाइट की डेंसिटी जो होती है वो लो रहती है और डायमंड की डेंसिटी जो होती है हाई होती है। तो बेसिकली हमें शिफ्ट किधर से करना है, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ शिफ्ट करना है। अगर लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ शिफ्ट करना है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर डेंसिटी लो है, मास दोनों का सेम रहेगा, एक एक मोल है, दोनों का 12 ग्राम्स है, इसकी डेंसिटी लो है, इसकी डेंसिटी हाई है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होनी पड़ेगी। तो हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ जाना है तो प्रेशर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, मतलब हाई प्रेशर फिजिबल है और टेम्परेचर भी हाई ही फिजिबल होगा। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर आर फिजिबल कंडीशंस फॉर द फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं, H2O लिक्विड से H2O गैस के अंदर हम लोग जाना चाहते हैं, मतलब बेसिकली हम इवेपोरेशन कर रहे हैं या बॉइलिंग कर रहे हैं। तो अगर बॉइलिंग की कंडीशन है तो बॉइलिंग के अंदर अगर देखें तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर में डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है क्योंकि हम हीटिंग करते हैं, तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है गैस से, ये हमें पता है, तो लिक्विड हाई डेंसिटी रख रहा है और गैस जो है वो डेंसिटी कम रख रहा है। टेम्परेचर की कंडीशन मुझे डेल्टा एच देखते ही पता चल गई, ठीक है ना, क्या पता चल गया, डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर मुझे कैसा चाहिए, हाई चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर हमें लो नहीं चाहिए, टेम्परेचर हमें कैसा चाहिए, हाई चाहिए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर तो हाई चाहिए, डेंसिटी लिक्विड की हाई है और गैस की कम है, तो वॉल्यूम किसकी हाई होगी, वॉल्यूम गैस की हाई हो जाएगी और लिक्विड की वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब प्रेशर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आर द फिजिबल कंडीशंस फॉर द बॉइलिंग ऑफ वाटर। आप प्रेशर जितना घटाएंगे और टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा बॉइलिंग होगा वाटर का, ठीक है। देन अगला एग्जांपल हमारा केमिकल रिएक्शन पे स्टडी कर रहे हैं। देखो N2 प्लस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। अब इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर अपन देखें तो टेम्परेचर की कंडीशन तो हमें वैसे ही पता चल गई, टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हाई टेम्परेचर फिजिबल नहीं होते। तो टेम्परेचर हमें क्या चाहिए होंगे, लो चाहिए होंगे या मॉडरेट चाहिए होंगे। मॉडरेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर टेम्परेचर को हम ज़्यादा लो कर देते हैं तो रिएक्शन की रेट स्लो डाउन हो जाती है। तो बेसिकली जहाँ पर लो टेम्परेचर होते हैं
वहाँ पे इन जनरल हम मॉडरेट टेम्परेचर्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो करना पॉसिबल नहीं है एक रिएक्शन के लिए, या फिजिबल नहीं होगा एक रिएक्शन के लिए, क्योंकि उससे इसकी रेट अफेक्ट हो जाएगी अगर वो केमिकल रिएक्शन है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रेशर की कंडीशन कैसे निकलेगी, हमने प्रीवियस क्लास में ही देखा था कि Q जो होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P टू द पावर डेल्टा Ng के, और इसका डेल्टा Ng नेगेटिव है क्योंकि आप देख सकते हैं डेल्टा Ng सम ऑफ प्रोडक्ट का मोल्स का सम लीजिए और उसको माइनस करिए, किससे माइनस करिए, उसमें से क्या सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो गैसियस रिएक्टेंट की अगर आप मोल को माइनस करेंगे -2 आएगा डेल्टा Ng, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर -2, दैट इज Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर है तो मतलब मुझे क्योंकि फॉरवर्ड ले जाना है तो मुझे सोचना होगा कि मुझे क्या करना है, प्रेशर बढ़ाना है या घटाना है, क्योंकि फॉरवर्ड ले जाना तो मुझे Q को डिक्रीज करना है K से। अगर Q को मुझे K से डिक्रीज करना है तो बेसिकली Q को घटाना है, तो Q कैसे घट सकता है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाऊंगा तो Q डिक्रीज होगा, Q डिक्रीज होगा मतलब K के नीचे जाएगा, तो भाई बेसिकली हाई प्रेशर इज गोइंग टू बी फिजिबल, तो हाई प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर्स आर गोइंग टू बी फिजिबल फॉर द फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लियर है। इसके बाद जो ये हमारे आगे के एग्जाम्पल है SO2O2 का से फॉर्मेशन कर रहा है SO3 का, N2 और O2 से NO का, और H2O सॉलिड से H2O लिक्विड का, और PCl5 गैस से PCl3 प्लस Cl2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है।